अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की, जिसमें आज खासा हंगामा हुआ। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, लेकिन अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद बिल मंजूर किए गए। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल पर सूबों से मुशावरत न करने का एतराज़ किया। इसके साथ साथ घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल को भी मुबहम करार दिया और जो तजवीज़ करदा सज़ाएँ थी उन पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, लेकिन हुकूमत ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद करते हुए दोनों बिल्स को कसरत राय से मंजूर कर लिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ और JUI की जानिब से गज़ा पीस बोर्ड की मुखालफत की गई। अलामा राजा नासिर अब्बास ने इस पीस बोर्ड को कब्ज़ा बोर्ड कराया। इसके जवाब में एहसन इकबाल ने क्या कहा और गज़ा पीस बोर्ड की अहमियत क्या है, पाकिस्तान की जो इसमें शमूलियत है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, पैनल के राइज पर जानेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन सानिहा गुल प्लाजा का जिक्र होगा। सर्च ऑपरेशन का काम तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। अमवात की तादाद कितनी है और मलबे से अब तक कितनी लाशें मिल चुकी हैं, ये सब डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन डिस्कशन का आगाज़ करते हैं सबसे पहले, और पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए सिद्मी सब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शनीला अम्मार साहिबा भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगी। सबसे पहले सजाद पीर साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, बड़ा हमने देखा कि शोर शराबा किया गया, हंगामा आराई हुई, लेकिन सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद बिल्स मंजूर कर लिए गए। सर, कितनी इम्पोर्टेंस थी इन बिल्स की जिनको मंजूर किया गया? सर, एक तो हमने देखा कि दानिश पब्लिक स्कूल से मुतालिक जो बिल था वो मंजूर किया गया और एतराज़ ये था कि सूबों से मुशावरत नहीं की गई। इसके साथ साथ घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल को भी मंजूर किया गया। आप कैसे देखते हैं सर इसे? असल में बात सुनो, ये एतराज़ जो है सदर साहब करते हैं वो एक पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे करते हैं, और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर भी नहीं करते बल्कि सिंध के नुमाइंदे के तौर पर करते हैं। और सिंध के नुमाइंदे के तौर पर उन्हें ये है कि दानिश स्कूल जहाँ बनाना है हमसे पूछ के बनाओ, ताकि हम क्रेडिट लें कि हमने दानिश स्कूल बनवाए थे। और उनके सारे एतराज़ात इसी किस्म के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। और चुनाचे हुकूमत एक दानिश स्कूल जो है ये एक स्कीम है जो एक तरह की मैं कहूँ तो फॉरेन फंडेड एक स्कीम है, जिसके जरिए से आप अपने यहाँ ये स्कूल और बड़े अच्छे स्कूल कायम कर रहे हैं। इसमें खां की मेख हराना कोई मायने नहीं रखता। सदर के एतराज का मतलब क्या है? एतराज के बावजूद भी आप उस बिल को पास कर सकते हैं। सदर का एतराज तो कोई मायने नहीं रखता। ये सदर जो है हमारे ये वहाँ पार्टी का काम भी करते हैं। ये सदर वहाँ अपने बेटे को भी पार्टी के काम करने पे लगा देते हैं। ये सदर वहाँ और भी बहुत सी बातें ऐसी करते हैं जो कि सदर के मनसब के खिलाफ है। ये अगर देखा जाए तो सीधी बात ये है, यानी कि इसके बावजूद कि मैं जरदारी साहब का बड़ा मुतक़िद हूँ, उनका कायल हूँ, उनका हामी हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल कहने वाली है कि वो ये सारी सियासत चलती है जिसकी वजह से वो खुद फंस जाते हैं। यही वजह है कि आज गुल प्लाजा के केस में वो जिस तरह की सियासत उलझे हुए हैं वो उसमें कोई मिसाल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा मिसहैंडल हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के हर जगह पर ये आग बुझाने का और इमरजेंसी निबड़ने का कोई बंदोबस्त नहीं है। लेकिन वो इसलिए उसकी आए हैं। और 8वीं तरमीम और दूसरी बातों का कि 8वीं तरमीम पर एतराज ये नहीं है कि ये इस तरमीम की वजह से ये सारा कुछ गड़बड़ हो रही है। एतराज ये है कि 8वीं तरमीम की वजह से सारे इख्तियारात सूबों ने अपने पास रख लिए हैं और सूबे किसी को काम नहीं करने देते। और नतीजे के तौर पर ये सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं जो कराची में पैदा हुए हैं। सूबा जो है, सिंध वाली गवर्नमेंट जो है, उन्होंने वोट नहीं लेना कराची से, उनको वोट नहीं मिलता। ये लोग कहते हैं 13 साल से नहीं मिलता, मैं कहता हूँ 50 साल से नहीं मिल रहा। सन 70 से जब तो आए हैं 50 साल क्या, ये तो ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि 55-56 साल हो जाते हैं। उस वक्त से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे रहा कराची, और पीपल्स पार्टी ने कराची से वोट नहीं लेना इसलिए कराची केयर नहीं करती। लेकिन इस तरह हुकूमतें चलाई नहीं जाती। भुट्टो साहब ज़हीन आदमी थे, उन्होंने लियाकताबाद में सुपरमार्केट बनाई, उन्होंने और बहुत से काम करने की कोशिश की। इस बात की कोशिश की कि कराची के लोगों के दिल जीते जाएं। देखिए, कोशिश की जाती है,
दिल जीते जाए ना जीते जाए, कोशिश सियासतदान जरूर करता है। मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो अपना इस रवैये की वजह से कुछ ठीक नहीं कर। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि बिलावल के बारे में ये कहा था कि वो एक कौमी लीडर बन सकता है, मगर इन्होंने उसको सिंधी लीडर बना के रख दिया है। हर बात में वो बात करता है जो सिंध की बात होती है। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई है। बिलावल का हिम्मत छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता इससे। सही, आपका पॉइंट आ गया। शरीला साहिबा, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से अभी बात करें एहतजाज साहब के, अगर हम जरदारी साहब की बात करें तो वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आज बिल्स पे एतराज़ात उन्होंने आयद किए, लेकिन बिल्स फिर भी मंजूर कर लिए गए। सर मैम, वैसे कहा जाता है कि जो तमाम मसाइल हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस होने चाहिए, लेकिन जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात होती है तो ओहदे कुछ और होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपनी पार्टी को ही किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी क्या टेक है इस पर? बहुत शुक्रिया जवेरिया। मैं सजाद मीर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और उसको इंडोर्स करती हूँ कि इन बिलों के ऊपर सिर्फ सियासत हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी क्या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है? क्या उन कमेटियों में मौजूद नहीं जहां पे ये बिल आए गए हैं? अगर कोई एतराज है तो उन कमेटियों के अंदर आप तरमीम तजावीज़ करें, बताएं कि जी हमें ये एतराज है, आप इसको इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जो दानिश स्कूल वाला है बिल है, दानिश स्कूल इस वक्त जरूरत है। अगर फंडिंग के जरिए गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम मिल सकती तो उसमें बुराई क्या है? आपको मसला यह है कि सूबों से पहले मुशावरत कर ली जाए तो ठीक है, जब वो अथॉरिटी बनाई जाएगी तो उस अथॉरिटी के अंदर सूबों की भी नुमाइंदगी हो जाएगी, चीजों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो खुशी है वो डोमेस्टिक बिल के ऊपर है। हमारे यहाँ पे इस चीज को एड्रेस नहीं किया जाता कि खवातीन के प्रॉब्लम क्या है। पिछले दिनों मेरी एक रिलेटिव जो थी वो लाहौर में एक पुलिस स्टेशन में गई, जो खवातीन का पुलिस स्टेशन था, और एक एसएचओ को उसने जाके बताया कि मेरे शोहर ने मुझे मार के घर से निकाल दिया, मेरा फोन टैप करता है, मुझे बात बात पे धमकियां देता था तलाक की। तो उस खातून एसएचओ ने उसको कहा कोई बात नहीं, मेरे वालिद भी मेरी वालदा को मारते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर ये हालात होंगे तो क्या आपको ऐसी कानून साजी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि टॉर्चर होता क्या है। ये जिस्मानी भी होता है, जहनी भी होता है, और इसकी जब तशरीह की गई, उस पर सजाएं तजवीज की गई हैं, तो ये बड़ा जरूरी और वक्त की जरूरत थी ये बिल आना चाहिए। पीपल्स पार्टी की मुझे समझ नहीं आई कि वो हमेशा खवातीन की हकूक की चैंपियन बनती हैं, एक लिबरल और सेकुलर जमात उनको कहा जाता है, और इस तरमीम बिल के ऊपर आके उनको एतराज क्या है, और एतराज भी कोई नहीं कि जी उनको डिफाइन करें। तो डेफिनेशन आप डलवा देते, आप उन कमेटियों के अंदर जो मौजूद थे तो जरूर डलवाएं। सिर्फ सियासत करनी है तो सियासत आप किसी और इशू के ऊपर कर लें। जो अवामी मफाद के बिल हैं उनके ऊपर आप क्यों इस तरह की सियासत करना चाह रहे हैं? कि आप नहीं चाहते कि खवातीन जो है वो घरेलू तशद्दुद का जब शिकार होती है तो उनको इंसाफ मिले? हमारे माशरे में वैसे ही खातून जो होती है वो बाहर निकलती नहीं, कहीं जाती नहीं, उनको कोई भी मसला हो वो घर में बैठी रहती है, और आगे जब पुलिस स्टेशन में चले जाओ तो ऐसे रवैयों उनको सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद किसने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना? रियासत ने देना है, रियासत ने कानून साजी करनी। अब ये जब कानून बनेगा तो उन औरतों के लिए कितनी आसानी होगी कि वो जाके अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ मांग सकेंगे। तो बेहतर यही है कि पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर चीजों को डिस्कस करें। आप हुल्लड़बाजी में पड़ जाते। फिर मौलाना फजल रहमान पे भी मुझे हैरत हुई कि आज वो एक बात कह रहे थे कि मैं इस कानून को नहीं मानता कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, मैं तो शादियां करवाऊंगा। भाई आप बच्चों को पढ़ने दें, आप बच्चों को करियर बनाने दें। किस किस्म की चीजों में उलझे हुए हैं, सोसाइटियां कहां से कहां पहुंच गई हैं, दुनिया कहां पे चली गई, उनकी रिसर्च देख लें, उनकी तहकीक देख लें। हमारे इशू ये है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और पार्लियामेंट को हमने किस किस्म का फोरम बना दिया है कि वहां पे बैठ के हम ये चीजें डिस्कस करें, बजाय इसके कि हम डिस्कस करें कि हमारे बच्चों के लिए तालीम कौन सी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियां कैसी खुलनी चाहिए, रिसर्च के अदारे बनने चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। हमारा इशू ये है कि जी बच्चों की शादी 18 से पहले होनी चाहिए, 18 के बाद होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? मजाक बना रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका पार्लियामेंट से इत्तेमाद क्यों उठता जा रहा है, उनका सियासी जमातों से इत्तेमाद क्यों उठता जा रहा है। भाई वो बच्चे आज के बच्चे हैं, वो इस वक्त कंप्यूटर उनके हाथ में, मोबाइल उनके हाथ में, दुनिया को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी बातें कुछ और होते हैं। जब वो आपको ऐसी चीजों पर डिबेट करते हुए देखेंगे तो वो आपका मजाक क्यों उड़ाएंगे और आपसे उनका इत्तेमाद ही उठेगा। वेरी वेरी वेल सेड शनील साहिबा। ब्रिगेडियर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, पार्लियामेंट का फ्लो जहां पे अगर बिल्स
बिल्स अवामी मफाद से भी मुतालिक हों तो उन पर भी सियासत की जाती है। आज भी हमने देखा कि पार्लियामेंट में जिस तरह से हंगामा आराई हुई और बिल्स को जिस तरह से अपोज किया गया, लेकिन तमाम तर ऑपोजिशन के बावजूद, तमाम तर एतराज़ात के बावजूद बिल मंजूर कर लिए गए। दानिश स्कूल से रिलेटेड बिल था और इसके साथ साथ घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल था जिसको मंजूर किया गया। सर, आप इसे कैसे रीड करते हैं? क्या वाकई इस पर सिर्फ सियासत हो रही होती है, चाहे अवामी मफाद के हवाले से ही बिल क्यों ना हो? देखें, बात यह है कि जवेरिया के जो भी मुल्क के मफाद में हो, और अगर बच्चियों का है या यंग बच्चों का है या शादियों का है, दिस बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और बच्चों के लिए देखें ना, अगर आप छोटी उम्र में बच्चों की शादियां कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि व्हाट हैव दे ब्रॉट सर्विस टू द नेशन। रियासत को उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया? ना पढ़ाई कर सके जी, सवाए थे कि जो हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग की बात है कि हमारी तादाद दिन ब दिन हमारी आबादी बढ़ रही है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट। और हम फैमिली प्लानिंग की कितना जोर लगा रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है कि जी किसी तरीके से पोलियो के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए इंचार्ज करें, तो फिर आप हम क्या कंट्रीब्यूट करें? कम से कम आप ये तो सोचें कि बच्चियों को तालीम क्यों ना दी जाए। वाई उसको 15-16 की साल में शादी कर दें? क्या वो 50% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ उसका काम है बच्चे पैदा करना और घर के काम करना? She should become the useful member of the society. Exactly. That is more important. और इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। फॉर गॉड से ये पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, ये इनके लिए क्रिमिनल एक्ट है कि हर बात में ऑपोजिशन करनी है, क्रिटिसाइज करना है विदाउट टेलिंग इसका आपकी सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है। जो चीज आपकी सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है वो प्लीज उसको आप अपोज करें, बताएं कि ये चीज हमारे लिए बेहतर है। अगर एक बच्ची की शादी 20 साल की उम्र में करती है और वो अपनी तालीम पूरी कर लेती है, वो मदर, नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। एग्जैक्टली, ये है मदर एजुकेशन की। तो अगर वो अनपढ़ बच्ची होगी जो 10 मैट्रिक भी नहीं पढ़ी, 8वीं क्लास पढ़ी है, उसको पहले घर में काम कराते हैं, उसको शादी कर दी। तो आपको ये देखना चाहिए कि ये क्या सोसाइटी का। और इस तरह बच्चा 20-22 साल के बाद शादी कर दी, भाई उसको आप कम से कम 25-26 साल में जाने दो, 5-6 साल वो पढ़ने के बाद अपनी जॉब करे, सेटल हो लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली को संभाल सके, माँ बाप के बोझ ना बने। ये 100 थिंग्स होती हैं। यहाँ मुझे समझ नहीं आती कि आप बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, फॉर गॉड सेक, दैट टाइम इज गॉन। The girl and boy do have to take on the responsibility of society और बच्चों की परवरिश के लिए, हर चीज के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सोचने, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और हमारे उलमा जो पढ़े लिखे लोग हैं, आलम दीन है, उनको सोचना चाहिए कि किस स्पीड से हमारे साथ पर आबादी बढ़ रही है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्या आपने वो रिसोर्सेज करनी है? क्या आपके पास एक आदमी जो घर का सरबरा है बेचारा, वो पाल कर रहा है, कमाई कर रहा है, बाकी सारे बैठ के खा रहे हैं, 20 लोगों को खिला रहा है, देन व्हेन ही डाइज देन इट्स एंड ऑफ इट। तो आप ये चीजें अपनी सोचे। आप 3 बच्चियां होंगी, आप कहते हैं बस तुझे तो हम तो मारे गए, हमारी बच्चियों को क्या होगा? उनको तालीम दें, मैं यूज सोसाइटी। तो ये चीजें मेरे ख्याल में वक्त आ गए तो सोचे और पार्लियामेंट में हेल्दी डिस्कशन करें, वो डिस्कशन जिससे सोसाइटी को फर्क पड़े, फायदा हो, रियासत को फायदा हो और मुल्क की तरक्की के लिए उसको फायदा हो, इकोनॉमी को उसको बेहतर हो। ये चीजें हमें करने की जरूरत है जो हम नहीं करते हैं। सही। सजाद मीर साहब, पार्लियामेंट का फ्लोर, यहाँ पे हेल्दी डिस्कशंस होनी चाहिए। अवामी मफाद पे जब बात होती है तो क्या आपको नहीं ताकि तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मफाद को बालाए ताक रखते हुए अवामी मफाद के लिए सोचना चाहिए? और इससे क्या पार्लियामेंट का जो लोगों का एतमाद है पार्लियामेंट पर, वो पहले ही कम हो रहा है? आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये एतमाद मजीद उठ जा रहा है? नहीं, यकीनन एतमाद कम होता जा रहा है जी। पाकिस्तान के सारे इदारे जो हैं, अगर गुस्ताखी ना हो तो ये अर्ज करूं, अपना वो एतमाद खो चुके हैं जो उनको हासिल रहा है। ये मैं सारे इदारों के बारे में कहता हूँ। उसमें पार्लियामेंट खास तौर पर जो कहा जाता है कि हर बात हमसे पूछ कर की जाए, उनसे क्या पूछ कर की जाए? बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। आप मुझे बताइए, प्रेसिडेंट को क्या पड़ी हुई है कि दानिश स्कूलों को सूबों से पूछकर पास किया जाए, ये इतराज लगा दे? प्रेसिडेंट का काम तो एक आईनी इतराज लगाना है, इससे ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद वो अगर मेन मेक निकालता है तो उसका मतलब स्वाइस के ये नहीं है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं सदर हूं और सदर के इख्तियारात हैं, जो नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो अपने लिए भी एक
मुसीबत पैदा करता है और अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो अगर हमने मुल्क में पार्लियामेंट का वकार कायम रखना है, अदालतों का वकार हुआ, पार्लियामेंट का वकार हुआ, फौज का वकार हुआ, ब्यूरोक्रेसी का वकार हुआ, हर सब अदारों का वकार हुआ, इसी से होगा कि वो अदारे खुद अपना वकार कायम करें। पार्लियामेंट अगर इस तरह लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी, छोटी छोटी चीजों पर उलझती रहेगी, तो नतीजे के तौर पर क्या निकलेगा? लोग उन लड़ाइयों का, आज पीटीआई के लोग आपस में लड़ पड़े। अब जो लड़ाई हुई वो एक तमाशा बन गई। और क्या, पहले पार्टियां आपस में लड़ती थी, अब एक ही पार्टी आपस में सब पार्लियामेंट के अंदर लड़ने लगी। तो ये सारी सूरत हाल, मैं किसी पार्टी की हमायत में या मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आप पार्लियामेंट के वकार को तबाह कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं अदारे का। और अदारे के बाद में किसी की कोई वकार नहीं रहा, इज्जत नहीं रही। लोग कहते हैं, इतराज करते हैं और वहां आके वोट दे देते हैं। वो कहते हैं जी तरमीम, फलां तरमीम कैसे होगी, बिलावल ये कह रहा है, जरदारी ये कह रहा है, फजल खान ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। वो कह रहे हैं जी ये तरमीम जब होनी होगी तो देख लीजिएगा, आराम से असेंबली में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कौन करा देगा? IMF कह देगा तो भी हो जाएगी। वो कहेंगे जरी नहीं लगाएंगे, हमारी बिल्कुल लग ही नहीं सकता। और IMF कहेगा कर्जा लेना है तो जरी टैक्स लगाओ, तो अगले दिन जरदारी साहब ऐलान कर देंगे जरी टैक्स लगेगा। तो मेरा ख्याल में इतने सारे काम करते हैं, इतनी चीजें कर रही होती हैं कि अगर आपको एक स्मूथ सेविंग करनी है तो नतीजे के तौर पर आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, बिल्कुल उसके साथ मिलकर। ठीक है शनीला साहिबा, पार्लियामेंट का जो डेकोरम है हमने देखा है कि वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। पार्लियामेंट का वकार बरकरार रखने के लिए या उसे रिवाइव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, एक तो हमारे मुल्क में वैसे जमहूरियत लूली लंगड़ी है, ठीक है, कभी हमने मजबूत जमहूरियत इस मुल्क के अंदर देखी नहीं है। दूसरी रही से एक असर जो होती है वो सियासतदान, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, सियासतदानों को जाहिर है जिस किस्म की जमहूरियत उनको मिली हुई है तो उसी तरह का वो बिहेव जो है पार्लियामेंट के अंदर कर रहे होते हैं। उनको थोड़ा सा अब इस चीज को समझना होगा कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारी यूथ है, उनकी सोच अब बदलती जा रही है। आप पार्लियामेंट का जो फोरम है उसका मतलब पार्लियामेंट का ये है कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, तो आपने सारे कानून साजी करनी है इस मुल्क को चलाने के लिए। तो वहां पे बैठ के ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, ऐसी डिबेट होनी चाहिए कि जो कि लोग देखें और उसको सराहें और उनको पता चले कि हमारी फलाह के लिए वहां पे कोई काम हो रहा है। अगर आप वहां पे बैठ के किसी ने किसी की बानी को रिहा करवाना है तो हम उसके लिए एहतजाज करेंगे, और किसी ने अपने लीडर का परचम ऊपर करना है तो वो उसकी बात करेगा, और किसी ने अपनी सियासत चमकानी है तो अपनी बात करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट का फोरम भी बेतुकीर होगा और सियासी जमातें भी होंगी। जब आपको अपने जो मुखालफतें होती हैं उनको अच्छे तरीके से एड्रेस करें। जाहिर है जब आप वहां पे पढ़े लिखे अच्छे तरीके के साथ बात करेंगे तो वो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका भी होगा कि आपके जो सपोर्टर्स हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट का एक फोरम के ऊपर बैठ के आपस में लड़ेंगे, दस्तों गिरेबां होंगे, आइन की बात दफा हमने देखा कि जिस तरह उसकी बेहुरमती की जा रही होती है, बिलों की कॉपियां फाड़ी जा रही होती है, वही पोलराइजेशन फिर हमें सोसाइटी में नजर आ रही होती। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें या कहीं और पे देखें, जहां पे सियासत की बात होती है वहीं पे गालम गलोच और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये मुहज़्ज़म माशरों की निशानियां नहीं, सारी दुनिया के अंदर हमने देखते हैं कि जमहूरियत किस तरह से चलती है। वहां पे इख्तलाफ होते हैं, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। आप एहतजाज करें, आप जलसे करें, जुलूस करें, सारी सब जगहों पे होता है। दुनिया में देखें मिलियन मार्च होते हैं किसी भी किस्म के नुकसान पहुंचाए बगैर। यहाँ पे कोई भी जलसा होने लगता है तो पहले से रोड ब्लॉक, सड़कें ब्लॉक, ये सारी एहतियाती तदाबीर होनी शुरू हो जाती हैं, जबकि दुनिया में ये सब कुछ नहीं हो रहा। तो अगर हमने मुहज़्ज़म माशरों की तरह बिहेव करना है तो हमें अपनी पार्लियामेंट को एक मिसाल बनाना होगा, ताकि हमारी यूथ का भी पार्लियामेंट के ऊपर एतमाद बढ़े, हमारी यूथ भी कहे कि हाँ सियासत ठीक है, हमने सियासत के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है, वरना जो कुछ आप फिर दिखाएंगे फिर माशरा जो है वो आपको वही सब कुछ वापस लौटाएगा। ब्रिगेडियर साहब, पार्लियामेंट का एतमाद बहाल करना इतना ज़रूरी है, और ये भी कि क्या पार्लियामेंट का फ्लोर अवामी मफाद के लिए, अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या समझते हैं आप? लेकिन जवेरिया बात यह है, आप मुझे बताएं, अवाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने नुमाइंदे असेंबली में क्यों भेजती है, नेशनल असेंबली में? इसलिए कि वो वहां जाके उनकी फलाह के लिए काम हो, उनके बारे में सोचा जाए। बिल्कुल, उनके लिए कानून साजी करेंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में,
उसके बाद हेल्थ, बाकी हॉस्पिटल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, महंगे कमोडिटी आइटम सस्ती करेंगे, बट लाइफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या हमने इस यहाँ आप देख लें कैसे हमने क्या किया, वो जो उनको पर्सनल यूज की चीजें, जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट, वो उन्होंने किया। सो दैट इज व्हाई यू लूज इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। और फिर लोग, फिर आप कहते हैं वो जो फौज आ जाती है, फौज, अवाम फौज की तरफ क्यों देखते हैं? व्हेन दे लूज इंटरेस्ट इन और ट्रस्ट इन द लीडर्स, फिर वो फौज की तरफ देखते हैं। ऐसे ही है। अगर आपके लीडर डिलीवर करें, आपके लीडर मैनिफेस्टो के मुताबिक चले, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, कानून साजी अच्छी करे, दे विल नेवर अलाउ आर्मी टू कम। जैसे आपने तुर्की में देखा था कैसे लोग जमीन टैंकों के आगे लेट गए थे। सो हमारी गलती ये, तो आप अच्छा डिलीवर करें। आप आते हैं, मैनिफेस्टो कुछ होता है, उसके बाद आप चेंज हो जाते हैं, सिर्फ आपकी प्रोजेक्शन शुरू करते हैं अखबारों में, फलां तशरीह ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप मुझे देखें ना, अभी ये गवर्नमेंट का क्या, पहले उनका काम होना चाहिए कि हमने अवाम को खुशहाल करना है, अवाम को कॉन्फिडेंस गेन करना है। अगर पीटीए के लोग थे तो उनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें, जॉब अपॉर्चुनिटी दें, बेस्ट फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पैदा करें। बिल्कुल ऐसे नहीं हो तो फिर वो कैसे डेवलप आपकी तरफ कॉन्फिडेंस करेंगे? सो दिस इज द इशू। इसलिए मैं तो ऑनेस्टली, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन लेना, तो पाकिस्तान का बेस्ट रेसिपी है, इट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज। अच्छा, यहाँ पर वो ना एमएनए एमपी से ब्लैकमेल कोई होगा, प्रेसिडेंट ने 20-21 टेक्नोक्रेट टॉप के जो क्वालिफाइड होंगे वो मिनिस्टर बनेंगे। ये एमएनए एमपी हमें सिर्फ कानून साजी करना, कानून बनाना, और बाकी है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आपको लगता है कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, लोकल बॉडीज़ बनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सज्जाद मीर साहब से हम सवाल ये रखेंगे कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, और आज अपोजिशन ने इसकी भी मुखालिफत की है, क्या वजह हो सकती है, जानेंगे और डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हम सबको पता है कि गज़ा पीस बोर्ड में पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान को दावत दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो कबूल हो गई है, चार्टर पर दस्तखत भी हो गए हैं। लेकिन आज हमने देखा कि अपोजिशन ने JUI और तहरीक इंसाफ यकज़बान नज़र आई और गज़ा पीस बोर्ड की उन्होंने मुखालफत की। सज्जाद मीर साहब, कहा यह जा रहा है कि ऐवान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से, क्या सिग्निफिकेंस है गज़ा पीस बोर्ड की, पाकिस्तान का इसमें शमूलियत इख्तियार करना, और फिर जो एतराज़ किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, कितना बजा है ये? देखें, अपोजिशन एतराज़ कर सकती है कि पार्लियामेंट में ये बात बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन कौन सी पार्लियामेंट? उसका जिक्र जिसका अभी अब हम कर रहे थे, जिसकी लड़ाई झगड़े की बातें हम सुन रहे थे, यानी कि ये हालत है कि लोगों का पार्लियामेंटी निज़ाम पर एतबार उठ गया है। ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे थे, पार्लियामेंट निज़ाम पर क्या, लोगों को जमहूरियत पर एतबार उठ गया है। लोग कहते हैं कि जमहूरियत तो मगरब में जा रही है, रुखसत हो रही है, और लोग कह रहे हैं जमहूरियत के जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ तरक्की हुई है। सो कॉल्ड जमहूरियत, वेस्टर्न जमहूरियत, चीन में तरक्की हुई है, सिंगापुर में हुई है, मलेशिया में हुई है। तो हालत तो ये हो गई है, तो उस पार्लियामेंट से क्या पूछा जाता? और पूछा जाता तो वो लड़ाई झगड़ों के अलावा और क्या करते? और लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने। और जब बहस, वहां मसला जेरे बहस आया, तो स्वाय बहस करने के और हंगामा करने के उन्होंने कुछ नहीं किया। बात यह है कि इस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं, दुनिया बदल रही है। मैं एक ही लफ्ज में कहता हूँ कि दुनिया बदल रही है। और लीग ऑफ नेशन जब खत्म हुई थी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। अब डर था कि अगर UNO खत्म होगी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। इसलिए अब भी कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का मुकाम आ गया है। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि ट्रंप की अपना मखसूस अंदाज हो या कुछ हो, उसके नतीजे के तौर पर एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, और इस ट्रांजिशनल फेज में खतरात भी बहुत हैं, और इस ट्रांजिशनल फेज के लिए इनएविटेबल भी बहुत है। इसके अलावा चारा कोई नहीं है। दुनिया की तमाम ताकतें जो हैं वो अब UNO को नहीं मान रहे, और वो अमेरिका जो ट्रंप खास तौर पर UNO को बिल्कुल एतबार नहीं कर रहा और कह रहा है कि उसकी जगह ले सकता है। ये नया जो अदारा बन रहा है ये उसकी जगह ले सकता है, ये फिक्रा भी कह दिया उसने। तो अगर ये सूरत बन रही है तो हमें तो इस पूरे पार्ट का हिस्सा बनना है। बनना इसलिए नहीं है कि हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुराने लोगों को छोड़ देंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि चीन हमसे नाराज हो जाएगा। चीन को पता है कि इन तमाम हिस्सों का शामिल होने का मतलब ये है कि हम एक आलमी मंजरनामे में अपने आप को शामिल रखना चाहते हैं, और हम इसमें शामिल ऐसे नहीं हुए। 8 मुसलमान मुल्क जो हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर इसमें शमूलियत का फैसला किया है, और ये फैसला इसलिए किया है कि ये गजा का तो इसमें जिक्र नहीं है। ये तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर हो, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में हम बाहर नहीं रह सकते। उस ऑर्डर में जो तब्दीली आएगी, चीन करेगा, रूस करेगा या यूरोप करेगा, हम उस तब्दीली से हट के नहीं जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम अपने आप को अलूफ कर लेंगे तो हम तन्हा महसूस होंगे। इस वक्त महसूस हो रहा है कि ट्रम्प भी, इसको ट्रम्प भी चल रहा है, और ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है, चल वही रहा है। दुनिया उसी के सहारे चल रही है, उसी के आसरे चल रही है, उसी के इशारे पर चल रही है। हमें इस बात को समझना चाहिए, और हुकूमत को यही करना पड़ा है, और कोई खुश दिली से या बेदिली से वाली बात नहीं है, बल्कि ये है कि ये वो सूरत हाल है जो एक आलमी मजबूरी है जिसके तहत सब कुछ चल रहा है। ये नहीं कहना गलत नहीं होगा सजाद साहब के नीड ऑफ द आवर था गजा पीस बोर्ड में शामिल होना। ब्रिगेडियर साहब की भी टेक ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या राय रखते हैं गजा पीस बोर्ड की अहमियत? क्या मुस्तकबिल में आप भी देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशन को ओवरशैडो करता हुआ ये बोर्ड नज़र आ रहा है? फिर इसमें पाकिस्तान का शामिल हो जाना, अपोजिशन का एतराज़, वो ये कह रहे हैं कि डिस्कस होना चाहिए था पार्लियामेंट के फ्लोर पर। कैसे रीड करते हैं आप इसे? ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, शनीला साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। बात यह जवेरिया कि देखें, पार्लियामेंट के फोरम पे डिस्कस होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। जाहिर है एक जमहूरी मुल्क है तो पार्लियामेंट जब मौजूद है तो ये चीज डिस्कस होनी चाहिए थी, लेकिन वही बात है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर डिस्कस होता तो क्या इसको सीरियसली इसके ऊपर डिबेट होती? नहीं होती। वहां पे फिर वही अपनी अपनी सियासत दिखाई जाती, और एक बहुत अहम इशू जिसके ऊपर आपने एक बयानिया बना के अपनी आवाम को सेटिस्फाइड करना, उसके ऊपर कुछ वहां पे सीरियसनेस हमें नजर ना आती। देखिए, गजा बोर्ड पीस के अंदर शामिल होना बहुत जरूरी था। आप खुद देखें कि 10 मई के बाद से पाकिस्तानी जिस तरह आलमी मंजरनामे पे उभरा है, मशरिक वस्ता में हमारा कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मलेशिया जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, जाके तुर्की मिल रहा है, कतर मिल रहा है, तो पाकिस्तान को उसमें शामिल किया हुआ था गजा के ऊपर बात करने के लिए। ये एक, आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते जब उसमें वो इस्लामी ममालिक जिनके साथ आगे जाके आपको काम पड़ेगा, आपका एक बड़ी तादाद में ओवरसीज वहां पे जाके काम कर रहा है, आप उनसे हट के नहीं रह सकते। फिर आप ये देखें कि तुर्की जो जहां पे दाएं बाजू की हुकूमत मौजूद है, वो भी इस पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया है, तो हम कैसे उससे पीछे रह सकते थे? बात सिर्फ इतनी है कि प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा है, हुकूमत को उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की जरूरत है। पहली तो बात यह कि पाकिस्तान वहां पे कोई फौजें नहीं भेज रहा हमास को डिसआर्म करने के लिए, और दूसरी तीसरी बात यह देखनी चाहिए कि फलस्तीनी अवाम क्या सोच रही है। अगर फलस्तीन के अवाम इसके हक में ना होते या वो पाकिस्तान के रोल को मशकूक तरीके से देख रहे होते, तो अभी जो इकोनॉमिक फोरम था वहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पे फलस्तीन के वजीर आजम खुद हमारे वजीर आजम से आके मिले हैं और उनका शुक्रिया अदा किया है कि आप जो हमारी गैर मुतज़ल्ज़ल सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। इसका मतलब ये कि फलस्तीनी खुश है इस चीज से। सही। एक आजाद मुल्क में के सारी चीजों को देखते हुए मैं ये कह दूंगी कि नहीं ये फलस्तीन के हक में नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये इजराइल का साथ देने वाली बात है। लेकिन आप फलस्तीनियों से तो पूछे वो क्या चाहते हैं? वो अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, वो चाहते हैं कि जंग रुके, वो चाहते हैं कि हम सुकून की जिंदगी गुजारे। तो ये एक कदम है। और अब आप ये देखें कि अगर इस बोर्ड में इस्लामी ममालिक होंगे तो इनका एक पलड़ा भारी होगा, वो कोई बात कर सकेंगे, अपनी कोई बात मनवा सकेंगे। फिर इसके लिए आप ये देखें कि आज इंडिया में इसके ऊपर बड़े जो है बहस हो रही है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बन रहा है, तो कल को ये चीज कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि उसकी तरफ भी जाया जा सकता है कि वहां पे भी क्या इंसानी हुकूक की कितनी हलावरदी हो रही है। तो उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ये इंडिया में डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, हमारे मुल्क में ये डिबेट नहीं स्टार्ट हो रही। हमारे मुल्क में और तरह की डिबेट जो स्टार्ट हो चुकी हुई है। हम समझ नहीं रहे कि इस वक्त जरूरत क्या है। हमें आलमी मंजरनामे को देखना होगा, अपनी जरूरतों को समझना होगा और उसके मुताबिक हमें अलायंस बनाने होंगे। हम कट के नहीं रह सकते। क्या
इस वक्त यूरोप जो है क्या वो ट्रम्प को रोक पा रहा है, जो वो कह रहा है कि मैंने ग्रीनलैंड लेना है, वो कभी कनाडा को धमकियां दे रहा है, कभी वो यूरोप को धमकियां दे रहा है। तो हमें भी अपना आप देख के, अपनी मुल्क की जरूरियात को देख के उसके मुताबिक फैसले करने। तो ये एक फैसला बहुत जरूरी फैसला था। फौज भेजने या ना भेजने वाली बात तो अभी डिस्कस हो ही नहीं रही है। दूसरा, इसराइल को तस्लीम करने वाली बात हुकूमत ने फिर उसका इनकार किया है। फिर वो बात कि हुकूमत बार बार अपने उस मौकफ के ऊपर है कि फलस्तीन का हल 2 रियासती फार्मूला ही है। जब वो चीजें साथ साथ हुकूमत की चल रही है, वो कम मौकफ बयान करे, तो उसके बाद कोई भी प्रोपेगेंडा करना, इससे पहले सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क की मफाद क्या है। ये इसके ऊपर कोई बात करते हुए, प्रोपेगेंडा फैलाते हुए आप लोगों को सोचना चाहिए ओपोजिशन को कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मुल्क की तबाही चाह रहे हैं आप लोग, या मुल्क को आप आगे बढ़ता हुआ देखना? बिल्कुल ऐसे ही। ब्रिगेडियर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने ये कहा कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी से दर्स लेने के हम मुहताज नहीं हैं, क्योंकि अपोजिशन काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रही थी। गजा पीस ऑफ बोर्ड को आप किस तरह से देखते हैं सर? पाकिस्तान की अहमियत हम ये इस तरह से भी देखते हैं कि पाकिस्तान को इनविटेशन आना, फिर पाकिस्तान की तरफ से उसको कबूल कर लेना, दीगर इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल हैं। मुस्तकबिल में क्या अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज का आप इस बोर्ड को बनता हुआ देख रहे हैं, या उससे भी आगे जाता हुआ देख रहे हैं? और उस वक्त पाकिस्तान का आइसोलेशन में रहना ज़्यादा अहम था, या पाकिस्तान का उसका हिस्सा बनना जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है? देखें, एक बात तो ये है ना कि मार के हक के बयान महसूस के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को यकजा किया, प्लानिंग की, प्लान को एग्जीक्यूट किया, इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी, उसका मुंह काला हुआ, और दुनिया में पाकिस्तान का एक नया पता चला कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है विद बैटल हार्डेंड एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस। ये और फिर वन ऑफ द बेस्ट फिर सिपाही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। अमेरिकन ने पिक कर दिया, उनका कितना हम टाइम ज़ाया करते रहे इंडिया को, जी इंडिया कंटेन करेगा चाइना जी, तो पाकिस्तान नहीं रोक सकते। तो अब आप मुझे बताइए, इतने भी जेब के बाद वहाँ पर आपको इतनी रेलेवेंस मिल रही है, दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम चल गया है, ये रीजन में हम अपने रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं, मिडिल पावर्स के हम लीडर बन गए हैं। मिडिल ईस्ट को देख लें, सेंट्रल एशिया को देखें, अपने रीजन में देखें, एवरीबॉडी रिस्पेक्टिंग पाकिस्तान। अब आप मुझे बताइए कि अगर वहाँ पर सऊदी अरब, ईरान के, उसके बाद ये टर्की, देन ये कतर, इंडोनेशिया, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान नहीं है, आप बताइए पैलेस्टाइन का कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा? हु विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पैलेस्टाइन? सारा अगर ये जोरा पर ये जाके वहाँ बैठ जाता है, हु विल स्टैंड फॉर देम? आप, मैं हैरान होता हूँ जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कैसे सोच के करते हैं। आपकी वहाँ बात होगी, ये 5-8 फ्रॉम, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, दे विल हैव देयर ओन कलेक्टिव थॉट प्रोसेस के इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी हक खुदरादियत के क्या करना चाहिए, इसको हकूक का क्या करना चाहिए। इतनी बड़ी या वहाँ पर अब रिकंस्ट्रक्शन होनी है, आपने स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ, उसके बाद जो सिविक्स है, सिविक है, बिल्डिंग, एवरीथिंग हैज टू बी डन। कौन करेगा? एटलीस्ट आपके ये इस्लामिक मालिक इन पैलेस्टाइन के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। और पाकिस्तान का स्टांस तो हमेशा से यही करा है, कायदे-आज़म का भी यही है, पाकिस्तान का भी यही है कि 2 states, पैलेस्टाइन शुड बी इंडिपेंडेंट स्टेट, हम हमेशा कहते हैं। 1967 तक जो जगह से वापस मिल लीजिए, वो भी कहते हैं। अल-कुद्स शरीफ कैपिटल, हम ये भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे बताइए कि ये कौन करेगा और कौन कहते, अगर कहीं वो देश ही के कहीं कॉन्स्पिरेसी चल रही है, अगर 8 ममालिक कहते हैं वी आर लीविंग दिस, सी व्हाट इज द इंपैक्ट दिस पीस बोर्ड विल हैव। ठीक है, तो इस मामले में जो भी कॉन्स्पिरेंसी चल रही है या प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पे हमें प्रोपेगेंडा नहीं करना, बल्कि हमें मुल्की मफाद के लिए अपनी ज़ाती मफाद को बलाए ताक रखते हुए सोचने की ज़रूरत है। सजाद मीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब और शनीला साहब हमारे साथ ही होंगी और हम सानिया गुल प्लाजा को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया गुल प्लाजा की वजह से पूरी कौम गमगीन है और हमारे दिल इस वक्त बड़े उदास हैं। अभी तक के मुताबिक 7 रोज़ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है, 77 स्टिल मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ब्रिगेडियर साहब, अनफॉर्चुनेटली इस सान्हे के बाद भी हम देख रहे हैं कि सियासत की जा रही है, इल्ज़ाम तराशी की जा रही है एक दूसरे पर, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कह रहे हैं कि हर दुकानदार को पहले मरहले में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और गुल प्लाजा को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन सर, क्या ये अल्टीमेट सोल्यूशन होगा?
देखिए, बात ये है कि एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ऑनेस्टली आई फील के गुल प्लाजा एक बहुत बड़ा यहाँ पर बिजनेस हब था और बहुत लोगों का रोजगार था। सेकंड ये कि जिस तरीके से यहाँ पर कोई इसका जवाब नहीं दे रहा कि 200 जो शॉप्स थी वो एडिशनल किसने बनाई थी, एंड दैट फिर ये मिली भगत ज़ाहिर है कि वहाँ के गुल प्लाजा के एडमिनिस्ट्रेशन की और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की मर्जी से बनाई गई। क्यों बनाई गई, किसने बनाई, किसने इजाज़त दी, क्या इसका किसी को नहीं पता। नंबर 2 कि वहाँ पर फायर टेंडर्स के लिए जगह क्यों नहीं बनाई गई। जब आपके 3-4 फ्लोर हैं तो हर फ्लोर के ऊपर आपका अपना फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विश सिस्टम होना चाहिए, अलार्म सिस्टम होना चाहिए था। नंबर 2 वहाँ पर हर शॉप के ऊपर फोम्स होते हैं जो आग बुझाने के लिए होते हैं, वो होने चाहिए थे, क्यों नहीं थे। नंबर 3 इसके बाद ये जो पानी लेकर आए, ये जो थी फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ, पानी खत्म हो गया, जाने में 2 घंटे लगाए, इन महीने सारी आग बढ़ गई। समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और सेकंड ये रूडिमेंट्री सिस्टम जो है अभी ये फायर फाइटिंग का, दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। कराची द मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट अब प्लान कर लें कि प्रॉपर तरीके से हर जगह पर फायर टेंडर्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, टीम, ट्रेन, इतनी बड़ी बड़ी उनके पास अब वो बूम्स हैं कि वहाँ जाके 6 मंजिलों के ऊपर तक वो चले जाते हैं, वहां से जाके लोगों को निकाल के ले आते हैं। There's no system at all. So ये कौन जिम्मेदार, इसका कौन जिम्मेदार है। और जिस तरीके से फिर आग लगी है और उसके बाद आप रोजाना मेरे ख्याल में सिस्टम ये था कि 26 ये एग्जिट थे, रात को 9 साढ़े 9 के बाद वो सारे बंद करते, 2 खोल देते थे। ये एक देश भर का कॉज जी। तो ये चीजों को किसने देखना है। बिल्कुल ऐसे ब्रिगेडियर साहब, बहुत से सवालात ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ले लिया। शनीला साहिबा, ये जितने भी सवालात हैं इनके जवाबात कौन देगा, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई इन सवालों के जवाब नहीं देता तो फिर ये जो ज़बानी कलामी वादे और दावे किए जा रहे हैं इनको हम क्या समझें? बस यह है कि जवेरिया जवाब तो देना पड़ेगा और वहाँ की हुकूमत को देना पड़ेगा। 2008 से वहाँ पे एक ही जमात की पार्टी हुकूमत कर रही है और उनको कोई रोक नहीं रहा, उनके पास सारे इख्तियारात हैं, उसके बावजूद कराची का ये हाल है। क्या वहाँ पे जो मिनिस्टर हैं उनको चेक नहीं करना चाहिए कि बिल्डिंग्स जहाँ पे इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, क्या उनके अंदर आग बुझाने वाले आलात मौजूद हैं? क्या वहाँ से कोई रास्ता मौजूद है कि इमरजेंसी की सूरत में वहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना? उसके बाद आपके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ही नहीं है, आपकी गाड़ियों में पानी नहीं है। एक गाड़ी आ रही है उसमें पानी नहीं, एक गाड़ी आ रही है उसके अंदर डीजल नहीं है। फिर उसके बाद जो पानी लेने के लिए जा रहे हैं तो वो रश में फंस रहे हैं। आप कराची चले जाएं तो उसका हाल तो देखें, वो वहां पे गंदगी के ढेर होते हैं, बारिश हो जाए तो उसके पानी घरों के अंदर चला जाता तो उसका कोई निजाम नहीं होता। ये देखें, इल्जामात जरूर एक दूसरे के ऊपर लगाएं, ब्लेम गेम करें, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को ठहराए, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को ठहराए, लेकिन अल्टीमेटली कोई रिस्पॉन्सिबल तो वहां की सूबाई हुकूमत ही होगी ना, जो 2008 से वहां पे बैठी हुई है, जिनके पास तमाम वसाइल मौजूद है, जिनके पास तमाम बजट मौजूद है। क्यों नहीं उन्होंने कोई लाहे अमल बनाया हुआ कि हमने आप ही के प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, पहले भी हम ऐसे ही वाकया डिस्कस कर चुके हुए थे कराची का लेके, तो जो वहां पे हादसा हुआ थे, घरों के अंदर जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उसके बाद जब वहां पे जो ये बांटे जाते हैं रमजान के राशन, वहां पे जब वो भगदड़ मचती है तो क्या हाल होता है। बल्दिया फैक्ट्री को उससे पहले गड्ढरों में गिरकर उनकी जाने जा रही हैं, कराची में बहुत मसाइल हैं, इतने ज्यादा बहुत वाकयात जुड़े हुए हैं, उनका हल निकालना चाहिए उनको। 2008 से अब तक इतने साल हो चुके हुए हैं आपकी हुकूमत को इंटरप्टेड करते हुए, आपको वहां पे हुकूमत करते, उसके बावजूद आज आप बैठ के फिर मजलूम बनेंगे, फिर अपने वो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, तो ये नहीं होगा। अब आपको जवाब देना पड़ेगा और जो इंसानों की जाने चलेगी, आपके पैसे उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। एक घर के 7-7 8-8 लोग भी चले गए हैं, पूरे घराने के घराने तबाह कर दिए हैं। ये इस तरह नहीं होता। लोगों को अपने प्यारे, आप लोगों की गफलत की वजह से गए हैं कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उन दुकानों में, उन प्लाजों के अंदर तमाम सहूलियात मौजूद है। इख्तिताम में सिर्फ यही कहेंगे कि बहुत हो गई बातें, दावे, वादे, लेकिन अमली तौर पर अब कुछ करने की ज़रूरत है। खुदारा कराची के अवाम पर तरस खाएं। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।